डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 58। तभी आग्नेय ने अपने एक हाथ को माया के उभरे हुए अंगों पर रखकर अपने होंठ उन पर रख दिए। अगले ही पल माया की हल्की सी सिसकी निकल गई और उसने कस के आग्नेय के कंधों को पकड़ लिया। कुछ देर ऐसे ही चूमने के बाद आग्नेय के होंठ माया के पेट पर आ गए। माया अपनी आंखें बंद किए अपने एक पैर को हल्का हल्का अपने दूसरे पैर पर रब कर रही थी। उसके पूरे बाल गद्दे पर बिखर गए थे और उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। आग्नेय की नजरें माया की नेवेल को देख रही थी। अगले ही पल उसने अपने होंठ उसकी नेवेल पर रख दिए और उसका दूसरा हाथ माया के बदन पर लिपटा आखिरी लिबास उतारने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद माया और आग्नेय दोनों के कपड़े गद्दे से नीचे पड़े हुए थे। आग्नेय ने अपने ओर माया पर ब्लैंकेट डाली हुई थी और वो माया के पैरों के बीच में झुका हुआ किस कर रहा था। माया गहरी गहरी सांसें लेते हुए सिसकियां ले रही थी। उस शांत माहौल में माया की सिसकियों का शोर मचा हुआ था। कुछ देर बाद माया जोर से चिल्लाई और उसने कस के अपने पैरों को मोड़ लिए। आग्नेय ने एक नज़र नीचे देखा और फिर वो वापस माया के चेहरे के पास आ गया। कुछ देर बाद माया जोर से चिल्लाई और उसने कस के अपने पैरों को मोड़ लिए। आग्नेय ने एक नज़र नीचे देखा और फिर वो वापस माया के चेहरे के पास आ गया। माया के चेहरे को देखते हुए आग्नेय के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। कुछ पल बाद माया ने हल्की सी आंखें खोल आग्नेय को देखा और वो डेस्परेशन भरी आवाज में बोली, प्लीज। ये बोलते हुए उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। आग्नेय माया की आंखों में देखते हुए सेडिक्टिव वॉइस में बोला, प्लीज वाई लिटिल बेबी। माया फ्रस्ट्रेशन से बोली, टेक मी। ये बोलते हुए उसने कस के आग्नेय के कंधों को पकड़ लिया। उसकी बात सुनकर आग्नेय ने एकदम से माया के पैरों को पकड़कर झटके से अपनी तरफ खींचा। अगले ही पल माया की जोर की चीख निकल गई और उसने झट से आंखें खोल आग्नेय के चेहरे को देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। माया की आंखों के कोनों से कुछ आंसू की बूंदें बह पिलो पर गिर गई। उस चांद की रोशनी में दो बदन आपस में लिपटे हुए थे और उनकी रूह एक हो रही थी। दोनों के दिलों में अनजाने से एहसास थे, पर उन एहसासों में अलग अलग इमोशन थे जिन्हें एक समझ रहा था तो दूसरा समझकर भी समझना नहीं चाहता था। पूरी रात माया की सिसकियां उस शांत माहौल में शोर करती रही और न जाने कौन से पहर में वे दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटकर सुकून की नींद सो गए। एक तरफ सुकून था तो दूसरी तरफ मौत का मातम छाया हुआ था। खुराना मैंशन में एकदम शांति छाई हुई थी। हॉल के बीचों बीच दिया का शव रखा हुआ था। दिया रात में मरी थी, इसलिए अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। नीलिमा बेसुध सी बैठी एकटक दिया के चेहरे को देख रही थी। उसके आंसू सूख चुके थे और आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। यही हाल वीरेन का था। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। वो दिया के सर के पास बैठा अपनी सुनी आंखों से उसे देख रहा था। घर में कुछ लोग और थे जो नीचे बैठे हुए थे। उन सब ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। कामिनी हॉस्पिटल में थी। अंगद को अभी तक होश नहीं आया था। उसकी सर्जरी की गई थी जिसके बाद उसका बचना पॉसिबल हो पाया था। कामिनी को अभी तक कंपनी के जलने का पता नहीं चला था। वो वार्ड के बाहर एक बेंच पर बैठी चुपचाप सामने देख रही थी। कल तक वे सब कितने खुश थे और अचानक से सब कुछ बदल गया। पता नहीं कौन सी काली घटा ने उनकी खुशियों को घेरकर अपना मातम फैला दिया। कामिनी बैठी हुई यही सब सोच रही थी। वो पूरी रात ऐसे ही बैठी रही क्योंकि उसे नींद तो वैसे भी नहीं आने वाली थी। अगली सुबह सूरज की धूप चेहरे पर पड़ने से माया ने धीरे से कसमसा कर अपनी आंखें खोली और उसकी नज़रें सीधा ऊपर सीलिंग की तरफ चली गई। कुछ पल बाद माया ने नज़रें घुमा चारों तरफ देखा। वो एक रूम में थी। खुद को अनजान रूम में देखकर माया तुरंत उठकर बैठ गई, लेकिन तभी अचानक उसकी हल्की सी आह निकल गई और उसने तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसकी लोअर बॉडी में बहुत तेज पेन हो रहा था। माया ने सिर्फ आग्नेय की शर्ट पहनी थी जो रात में आग्नेय ने ही उसे पहनाई थी और उसके सो जाने के बाद वो ही माया को अपने विला लेकर आया था। माया अभी आग्नेय के बेडरूम में थी। तभी रूम का डोर ओपन हुआ जिसकी आवाज़ सुनकर माया ने तुरंत डोर की तरफ देखा जहां आग्नेय खड़ा उसे ही देख रहा था। आग्नेय ने अभी सिर्फ एक लोअर पहना था और उसका बदन पसीने से भीगा हुआ था। उसके बालों से पानी टपक रहा था और उसके अट्रैक्टिव बॉडी पर भी पसीने की बूंदें चमक रही थी। आग्नेय अभी जिम करके आया था। आग्नेय को देखते ही माया का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने इधर उधर देखा और तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे वाश पर पड़ी। अगले ही पल माया ने वास को अपने हाथ में उठाकर सीधा आग्नेय की तरफ फेंक दिया।
आग्नेय जो डोर के पास खड़ा माया को ही देख रहा था। माया के इस एक्शन से वो एकदम से हैरान रह गया। वो पिस आग्नेय को आकर लगता उससे पहले ही वो साइड हट गया और वाश फ्लोर पर गिरकर एक तेज आवाज के साथ टूट गया। आग्नेय ने तुरंत सर घुमा उस टूटे हुए वाश को देखा और फिर वापस माया को देखने लगा, जो अपनी हेजल आंखों से खा जाने वाली नजरों से उसे ही घूर रही थी। माया को खुद की तरफ गुस्से से देखता देख आग्नेय उसके पास आते हुए कंफ्यूजन से बोला, बेबी क्या हुआ? सुबह सुबह शेरनी क्यों बनी हुई हो? ये बोलते हुए वो बेड के पास माया के करीब आकर खड़ा हो गया। माया ने कुछ पल खामोशी से आग्नेय को देखा और अगले ही पल बेड पर खड़ी होकर चिल्लाते हुए बोली, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सारी रात परेशान करने की? तुम्हारी वजह से अभी मैं उठने की हालत में भी नहीं हूँ और मुझे खुराना मेंशन जाना था। अब मैं खुराना मेंशन ये पेंगुइन वॉक करते हुए जाऊंगी। मैंने मना किया था पर फिर भी तुम नहीं रुके। अब अगर तुम फिर से मेरे करीब आए ना तो आई स्वेयर तुम्हारी कब्र में अपने ही हाथों से खोदूंगी। ये बोलते हुए उसने गुस्से से पिलो उठा सीधा आग्नेय की तरफ फेंक दिया। आग्नेय ने तुरंत पिलो अपने हाथ में कैच करते हुए कहा, बेबी ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और वैसे भी कल रात मेरे साथ एंजॉय तो तुमने भी किया था ना, फिर अब इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आई नो तुम्हें थोड़ा सा पेन हो रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है, पर बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब गुस्सा नहीं, प्लीज शांत हो जाओ। तुम तो मेरी बाबू शोना हो ना। आग्नेय जो मन में आ रहा था वो बोले जा रहा था। इधर माया जो अब तक गुस्से से कांप रही थी, आग्नेय के मुंह से बाबू शोना नाम सुनकर वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अगले ही पल वो चिल्लाते हुए बोली, ये बाबू शोना कौन है? एक सेकंड, कहीं तुम्हारी कोई एक्स तो नहीं जिसका नाम लेकर तुम मुझे बुला रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते हुए उसने एकदम से आग्नेय के बालों को पकड़ लिया और वो गुस्से से उसके बालों को नोचने लगी। इधर आग्नेय माया के इस एक्शन से एकदम से हैरान रह गया। अगले ही पल आग्नेय की जोर की चीख निकल गई। वो जल्दी से माया के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, अरे पागल लड़की, क्या कर रही हो? अपने होने वाले बच्चों के बाप को तुम टकला करना चाहती हो? ये बोलते हुए उसने माया के दोनों हाथों को पकड़ बहुत मुश्किल से उससे अपने बाल छुड़वाए। उसकी बात सुनकर माया गुस्से से तेज आवाज में बोली, मेरे बच्चों का बाप और तुम होंगे माय फुट। ये सुनते ही आग्नेय बीच में बोला, तो तुम क्या बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाने का बारे में सोच रही हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें बता दूं, बच्चे हार्ड मेहनत से पैदा होते हैं न कि ऑर्डर किए जाते हैं, बेवकूफ लड़की। ये बोलते हुए वो माया को देख रहा था। उसकी बात सुनकर माया एकदम से खामोश हो गई, पर अगले ही पल वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। तभी अचानक माया की नजरें वहीं पड़े एक डंडे पर पड़ी, जिसे देखते ही माया की आंखों में चमक आ गई। अगले ही पल माया बेड से नीचे उतरी और वो डंडा अपने हाथ में उठा लिया। माया के हाथ में वो डंडा देखकर आग्नेय एकदम से हैरान रह गया। वो कुछ करता उससे पहले ही उसके कानों में माया की आवाज पड़ी, क्या कहा तुमने मुझे? बेवकूफ लड़की, अब देखो ये बेवकूफ लड़की कैसे तुम्हारा बैंगन का भरता बनाती है। बोलते हुए माया आग्नेय के एकदम से नजदीक आ गई। अगले ही पल माया उस डंडे से आग्नेय को मारने को होती है, लेकिन तभी आग्नेय जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागते हुए बोला, ओह गॉड, आज इस पागल लड़की से कोई बचाओ मुझे। मुझे भी पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी प्यार करने को। रात में तो अप्सरा की तरह मुझ पर भर भर के प्यार लुटा रही थी और सुबह उठते ही पता नहीं इसमें किसकी आत्मा घुस गई जो ये अप्सरा से चुड़ैल बन गई है। आग्नेय ने वॉशरूम का डोर अंदर से बंद करते हुए चिल्ला कर कहा। इधर आग्नेय की बात सुनकर माया का चेहरा और ज्यादा गुस्से से कांपने लगा। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, एक बार बाहर आओ तुम, फिर बताती हूँ तुम्हें। बोलकर उसने गुस्से से डंडे को साइड में फेंक दिया और एक नज़र वॉशरूम के बंद डोर को देखकर वो लंगड़ाते हुए दूसरे रूम में शावर लेने चली गई। कुछ देर बाद माया एक सिंपल सा फुल लॉन्ग फ्रॉक शूट पहने रूम से बाहर निकली। उसके बाल गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था। वो शावर लेते ही सीधे रूम से बाहर आ गई थी। उसे खुराना मेंशन जाना था। माया ने एक नज़र गुस्से से आग्नेय के रूम के बंद डोर को देखा और फिर तुरंत वहां से निकल गई। कुछ देर बाद माया की कार मुंबई की सड़कों पर हवा से बातें करते हुए खुराना मेंशन की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक माया ने अपनी कार को एक तेज ब्रेक के साथ रोक दिया। उसने सर घुमा विंडो से बाहर देखा जहां सामने एक मेडिकल की शॉप थी। माया कार से बाहर आए और वो उस शॉप की तरफ चली गई। माया ने उस शॉप पर से कुछ लिया। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी जिसमें गैस जैसा कुछ था। शायद कोई केमिकल था या फिर कोई गैस थी। माया ने उस शीशी को अपने पर्स में रखते हुए खुद से कहा, नीलिमा खुराना, अब तुम्हारी बारी। तैयार हो जाओ मेंटल एसाइलम में जाने के लिए।
बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दी और वो फिर तुरंत अपनी कार में बैठ वहां से निकल गई। एपिसोड 59। माया एक सिंपल सा फुल लॉन्ग फ्रॉक शूट पहने रूम से बाहर निकली। उसके बाल गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था। वो शावर लेते ही सीधे रूम से बाहर आ गई थी। उसे खुराना मेंशन जाना था। माया ने एक नज़र गुस्से से आग्नेय के रूम के बंद डोर को देखा और फिर तुरंत वहां से निकल गई। कुछ देर बाद माया की कार मुंबई की सड़कों पर हवा से बातें करते हुए खुराना मेंशन की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक माया ने अपनी कार को एक तेज ब्रेक के साथ रोक दिया। उसने सर घुमा विंडो से बाहर देखा जहां सामने एक मेडिकल की शॉप थी। माया कार से बाहर आए और वो उस शॉप की तरफ चली गई। माया ने उस शॉप पर से कुछ लिया। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी जिसमें गैस जैसा कुछ था। शायद कोई केमिकल था या फिर कोई गैस थी। माया ने उस शीशी को अपने पस में रखते हुए खुद से कहा, नीलिमा खुराना, अब तुम्हारी बारी। तैयार हो जाओ मेंटल एसाइलम में जाने के लिए। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दी और वो फिर तुरंत अपनी कार में बैठ वहां से निकल गई। कुछ देर बाद माया की कार खुराना मेंशन के बाहर आकर रुकी। माया कार से बाहर निकल सीधा मेंशन के अंदर की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक माया के कदम डोर के पास आकर रुक गए। वो चुपचाप खड़ी सामने देख रही थी जहां नीलिमा दिया की डेड बॉडी के पास बैठी फफक कर रो रही थी और 3-4 औरतें उस संभालने की कोशिश कर रही थी। वे सारी औरतें नीलिमा को दिया से दूर करने में लगी हुई थी, लेकिन वे सब जितना नीलिमा को दिया से दूर करती नीलिमा उतना ही दिया के पास आकर बैठ रही थी। नीलिमा दिया को हिलाते हुए बोली, दिया, दिया बेटा उठो। देखो तुम्हारी मॉम तुम्हें बुला रही है। प्लीज बेटा उठो। देखो ये सब लोग पागल हो गए हैं जो मुझसे पता नहीं क्या नाफ सनाफ बोलो जा रहे हैं। मुझे पता है तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, पर ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। प्लीज बेटा उठो और इन सबको बता दो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ये बोलते हुए नीलिमा फफक कर रोते हुए दिया को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर दिया अपनी आंखें नहीं खोल रही थी क्योंकि वो तो मर चुकी थी। माया अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए बिना किसी एक्सप्रेशन के नीलिमा और वीरेन को देख रही थी जो बेटी के मौत के गम में डूबे हुए थे। उन दोनों को देखते हुए माया की आंखों के सामने कुछ पुरानी सी यादें घूमने लगी थी। जब अभिमान और आरशी की डेड बॉडी को देखकर उसका भी यही हाल हुआ था। वो भी इसी तरह रोई थी जिस तरह से अभी नीलिमा और वीरेन रो रहे थे। वही दर्द उसने भी महसूस किया था जो अभी वे दोनों महसूस कर रहे थे। मिशा के इमोशन किसी के लिए शो नहीं होते थे, लेकिन अभिमान और अर्शी के लिए वो रोई थी क्योंकि उनके साथ वो इमोशनली अटैच्ड हुई थी। माँ बाप का प्यार क्या होता है ये उसे अभिमान और आरशी ने बताया था, इसलिए उन दोनों के मर जाने की बात सोचकर माया का दिल अभी भी काम कुटता है। माया रात में चैन से सो नहीं पाती है। जब से आरशी और अभिमान की डेथ हुई थी तभी से माया अक्सर अपनी रात बालकनी में आसमान के तारों को देखकर निकाल देती है क्योंकि उसे लगता था कि उन्हीं तारों में से ही कोई तारा उसके मॉम डैड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये बात माया भी अच्छे से जानती थी, लेकिन फिर भी वो दिल को तसल्ली देने के लिए रात में तारों को निहारती रहती थी। नीलिमा और वीरेन ने पैसों के लिए जो अभिमान और आरशी के साथ जो किया उसके सामने माया का किया हुआ कुछ नहीं था। माया ने कुछ पल नीलिमा और वीरेन को देखा और फिर अपने पर्स में से वो शीशी निकाल अपनी मुट्ठी में बंद कर ली और फिर वो अपने कदम नीलिमा की तरफ बढ़ा देती है। माया नीलिमा के पास आए और उसने नीलिमा के पास बैठी औरतों को साइड में हटने का इशारा किया। उन औरतों ने एक नज़र माया को देखा और फिर वे सब पीछे हटकर बैठ गई। नीलिमा को अभी कोई होश नहीं था, उसे बस दिया चाहिए थी और कोई नहीं। तभी माया नीलिमा के पास नीचे बैठ गई और वो एकदम से नीलिमा के गले लग रुंधी सी आवाज में बोली, बड़ी मॉम प्लीज शांत हो जाए। जो हो गया है उसे तो मैं नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन हाँ आपको दिया दी की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ ना, प्लीज मेरे लिए शांत हो जाए। ये बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बह गालों पर लुढ़क आता है। इधर सारे लोग माया को देख रहे थे और उसकी बात सुनकर सबकी आंखें भर आती है। माया नीलिमा से थोड़ी सी अलग हुई और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए सॉफ्ट आवाज में बोली, मॉम देखिए मुझे, क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ जो आप ऐसा बिहेव कर रही है? आई नो आपको तकलीफ हो रही है, मुझे भी हो रही है, सबको हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम जीना छोड़ दे, नहीं ना, तो फिर प्लीज शांत हो जाए। ये बोलते हुए माया ने अपने हाथ में पकड़ी उस छोटी सी शीशी जो उसकी हथेली और नीलिमा के गालों के बीच दबी हुई थी, उसे धीरे से ओपन कर दिया। नीलिमा को कोई होश नहीं था, उसे नहीं फील हो रहा था कि उसके गालों पर कुछ चीज टच भी हो रही है।
माया ने उस शीशी का ढक्कन खोल अपनी सांसें एक पल के लिए रोक ली और जब उसे लगा कि वो और ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकती है तो वो तुरंत खड़ी हो रोते हुए दूसरी तरफ भाग गई। माया को ऐसे रोता देख सबको उस पर दया आ रही थी, उससे सिंपैथी हो रही थी। कुछ दिन पहले माया ने अपने माँ बाप को खो दिया था और बहन को भी खो दिया, यही सोचकर लोगों को उससे सिंपैथी हो रही थी। इधर नीलिमा जो अब तक रो रही थी, अचानक ही उसके होंठों पर स्माइल आ गई और अगले ही पल वो जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। नीलिमा के हंसने की आवाज़ सुनकर सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, जो अपना पेट पकड़े जोर से हंस रही थी। उस शीशी में नाइट्रोजन गैस थी जिसे माया ने नीलिमा को सूंघा दिया था और उसका असर अब नीलिमा पर होने लगा था, जिस वजह से वो काफ़ी जोर से हंसने लगी थी। नीलिमा को अचानक से हंसते देख सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी नीलिमा खड़ी हुई और इधर उधर होते हुए और जोर से हा 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 हंसने लगी। इधर माया के कदम एक पिलर के पास आकर रुक गए। उसका मुंह सामने की तरफ था और पीठ नीलिमा की तरफ थी। उसके कानों में नीलिमा के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। माया ने अपना हाथ खोलकर नाइट्रोजन गैस की शीशी को देखा और फिर अपने एक हाथ से आंसू साफ करते हुए वो तिरछा मुस्कुरा दी। माया उसी तरह से मुस्कुराते हुए बोली, बहुत शौक है ना तुम्हें नीलिमा खुराना दूसरों पर हंसने का। मेरे मॉम डैड का तुम इसी तरह मजाक बनाती थी जैसे आज खुद का सबके सामने मजाक बना रही हो। आज तुम्हारी हंसी ही तुम्हें तुम्हारी बर्बादी की तरफ लेकर जाएगी। बस आधा घंटा, उसके बाद तुम मेंटल एसाइलम में होगी। ये बोलते हुए उसने हल्का सा सर टेढ़ा कर नीलिमा की तरफ देखा और उसे देखते हुए उसके होंठों की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। माया अपने होंठों से अजीब तरह की धुन बजाते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है और रूम का डोर अंदर से बंद कर बेड पर बैठकर वो विंडो से बाहर का नज़ारा देखने लगती है। इधर सारे लोग नीलिमा को देख रहे थे, जो पागलों की तरह जोर से हंस रहे थे। तभी 3-4 औरतें जल्दी से उसे संभालने के लिए उसके पास आने लगी, पर तभी नीलिमा ने हंसते हुए उन्हें पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जिससे एक औरत संभल नहीं आए और मुंह के बल फ्लोर पर जा गिरी। अगले ही पल उसकी जोर की चीख निकल गई, जिसे सुनते ही 2 औरतें जल्दी से उसके पास आए और उस औरत को उठाते हुए बोली, वीना तुम ठीक हो? वो औरत जिसका नाम वीना था वो खड़ी होते हुए बोली, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर शायद ये नीलिमा ठीक नहीं है। इसे बेटी का मरने का सदमा लगा है और अब ये पागल हो चुकी है जो बेटी के जनाजे पर हंस रही है। ये बोलते हुए वो गुस्से से नीलिमा को देख रही थी, जिसे कोई होश नहीं था। उसकी बात सुनकर दूसरी औरत बोली, हाँ वीना सही कह रही है, शायद नीलिमा पागल हो गई है जो बेटी की मौत पर हंस रही है। बहन जी आप ठीक कह रही है, आई थिंक हमें दिमाग के डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। दूसरी औरत की बात सुनकर एक आदमी ने नीलिमा को देखकर कहा। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।